गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, विलयन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है उसका? विलयन। ठीक है। सॉल्यूशन। विलयन में हमने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। विलयन की परिभाषा से लेके विलयन की सांद्रताएं कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी हमने डिटेल में जाना। सांद्रताओं के बाद फिर हमने हेनरी का नियम पढ़ा, राउल्ट का नियम पढ़ा। उसके बाद अणु संघ गुणधर्मों को भी हमने समझा। हमने समझा कि अणु संघ गुणधर्म क्या होते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परासरण दाब। तो हमने डिटेल से समझा था कि परासरण क्या है, परासरण विसरण में अंतर क्या है, परासरण दाब क्या है, कैसे प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं और इसके आंकिक सवाल कैसे लगाते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास और वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, ये आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं इससे जुड़ सकें आपके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। तो आपको पता है क्या होता है, जैसे सपोज हमने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं P0 माइनस PS अपॉन P0। हमने क्या निकाला, यहाँ से निकाला हमने X। तो हमने जब ये X निकाला, ये मोल प्रभाज निकाला विलेय के, तो यहाँ से हमने विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाला। ठीक, तो कई बार हम देखते हैं कि यहाँ से जो हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, चाहे अपेक्षिक अवनमन से निकालें या फिर क्वथनांक के उन्नयन से निकालें, डेल्टा टी बराबर KB M इससे निकालें, या फिर आप हिमांक के अवनमन से निकालें, डेल्टा TF बराबर KF इंटू में M इससे निकालें। कहीं से भी हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालें, आणविक द्रव्यमान निकालें, कई बार क्या होता है वो उसके वास्तविक द्रव्यमान से अलग आ जाता है। जैसे हमने NaCl का हमें पता है, NaCl का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा, NaCl का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा, 23 और 37 कितना हो जाएगा, 60.5, कितना हो जाएगा 23 और 35 तो 58.5 कितना हो जाएगा, सॉरी इसका कितना आएगा 58.5। ठीक है, जब 58.5 आ जाए होगा, कई बार सपोज इसका आ गया आपका 97 आ गया, इसका 90 आ गया, 96 आ गया, कुछ भी इस प्रकार से आ जाए NaCl का मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये द्रव्यमान है ये मोलर द्रव्यमान ना हो, क्या क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास हो जाएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। याद रखिएगा, जब हम किसी प्रयोग से, ठीक है, विलयन में घुले हुए विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं और वो मोलर द्रव्यमान उसके एक्चुअल वैल्यू से, उसके वास्तविक मान से अलग आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान।
ऐसा दो कंडीशंस में होता है। कब होता है? या तो पदार्थ वियोजित हो रहा हो या पदार्थ संगुणित हो रहा हो। या तो कोई पदार्थ है वो डिसोसिएट हो रहा हो, टूट रहा हो। जैसे सपोज आपका NaCl है, NaCl जब विलयन में जाएगा तो किस में टूट जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इस केस में हो सकता है। या फिर कोई ऐसा हो जो आपका एसोसिएट हो रहा हो, जुड़ रहा हो, जैसे CH3 COOH है। ये जब विलयन में जाएगा तो क्या बना लेगा? CH3 COOH का उल्टा डाइमर बना लेगा। ठीक, तो क्या होता है? तब ऐसा होता है, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य जो अणुभार है, मोलर द्रव्यमान है, वो आपको कब देखने को मिलेगा? वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब जो आप विलेय घोल रहे हैं, या तो वो विलेय क्या हो रहा हो? वियोजित हो रहा हो, या फिर वो विलेय क्या हो रहा हो? संगुणित हो रहा हो। वियोजित होने का मतलब जैसे NaCl टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कणों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो मोलर मास मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? संगुणन में क्या होता है? एसोसिएशन में दो या दो से अधिक कण आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, जिससे क्या बन जाता है? कणों की संख्या घट जाती है और जो मोलर द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इन सबको समझने के लिए कब मोलर द्रव्यमान घटेगा, कब मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, किस प्रकार से क्या आएगा, इस सबको समझने के लिए हम वान टॉप फैक्टर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वान टॉप फैक्टर। ठीक है, इतने बात समझ में आई। असामान्य अणुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान कब मिलेगा? सिंपल सी बात समझो कि जब हमने प्रयोग के द्वारा मोलर द्रव्यमान निकाला और वो उसके एक्चुअल वैल्यू से अलग आ जाएगा तो उसको कहेंगे असामान्य अणुभार। ठीक है, दो कंडीशंस में मिलेगा ऐसा। कब कब मिलेगा? दो कंडीशंस में। पहली कंडीशंस कौन सी है? वियोजन की। या तो वियोजन हो रहा हो, आयनन हो रहा हो, एक कोई आपने लवण घोला, वो दो या दो से अधिक आयनों में टूट जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए। या फिर क्या हो रहा हो? संगुणन हो रहा हो, डाइमर ट्राइमर बन रहे हो, एसोसिएशन हो रहा हो। ऐसी दो कंडीशंस में आपको क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास देखने को मिलेगा। और जब यदि आपको एबनॉर्मल मोलर मास को समझना है तो आपको किसको पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा वान टॉप फैक्टर को। किसको पढ़ना पड़ेगा? वान टॉप फैक्टर को। क्लियर बात? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए वान टॉप फैक्टर को समझते हैं। तो वान टॉप फैक्टर क्या होता है? रेशियो होता है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में उनका, जो एक्सपेक्टेड होंगे उनका। ठीक है, जैसे आपने NaCl लिया, के लिया NaCl, तो आपको एक्सपेक्टेड कितना है कि एक अणु होगा, लेकिन जैसे ये विलयन में घोलेगा तो ये क्या टूट जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो कितने हो जाएंगे कण? दो हो जाएंगे। यानी कि यदि हम वान टॉप यहाँ निकालेंगे, वान टॉप फैक्टर I निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा। क्लियर बात? बताइए भाई, इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक? वान टॉप फैक्टर क्या है? विलयन में कितने कण हैं उसका और कितने होने चाहिए थे उसका अनुपात है। जैसे आपने क्या किया? CH3 COOH विलयन में घोला, जैसे ही आपने घोला तो ये क्या बना लेगा? डाइमर बना लेगा। CH3 COOH उल्टा ही डाइमर बना लेगा। अब आपने ये दो मॉलिक्यूल डाले थे तो आपको लग रहा कि कितने कण होने? दो होने चाहिए, लेकिन एक कण एक्चुअल में होगा कितना? एक। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। तो I बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/2। सिंपल बात। कोई दिक्कत बताओ भाई? समझ में आई इतनी बात? यानी कि आपने कितने मॉलिक्यूल विलयन में डाले उनको रखना है आपको नीचे, और आपके विलयन में वास्तव में कितने कण बने उनको आपको रखना है ऊपर। अनुपात निकाल लेना, आपका वान टॉप गुणांक आ जाएगा। क्लियर बात हो गई? ठीक है, I बराबर क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल। वास्तव में कणों की संख्या बटे में
अपेक्षित कणों की संख्या, अपेक्षित कणों की संख्या। ठीक, तो जब डिसोसिएशन होता है, जब आयनन होता है, विघटन होता है, क्या हो रहा हो, आयनन हो रहा हो, विघटन हो रहा हो, तो कणों की संख्या बढ़ जाती है, तो आई कैसा हो जाएगा, एक से अधिक होगा। लेकिन जब क्या हो रहा हो, संगुणन हो रहा हो, एसोसिएशन हो रहा हो, तो कणों की संख्या घट जाएगी, तो आई क्या हो जाएगा, एक से कम। ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आई किसके बराबर, एक होगा। यानी कि आयनन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, आयनन, तो आई कैसा होगा, आई बड़ा होगा एक से। ठीक है, और क्या हो रहा हो, संगुणन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, संगुणन, तो आई कैसा होगा, छोटा होगा एक से। आई किससे छोटा होगा, एक से। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, वन हाफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? वन हाफ फैक्टर आप कैलकुलेट करते हैं कि विलयन में एक्चुअल में कितने पार्टिकल्स हैं उनको ऊपर रखते हैं, और विलयन में होने कितने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड कितने थे उनको नीचे रखते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं, और आपका वन हाफ फैक्टर आई आ जाता है। और जब वन हाफ फैक्टर आ जाता है तो सभी समीकरण क्या हो जाते हैं, संशोधित हो जाते हैं। यहां पर लिख देंगे संशोधित, न संबंधित, संशोधित समीकरण। ठीक है, तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, आई सब में ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या था ये, पहले जब आई नहीं था तो ये अकेला क्या था, सॉल्यूट था। यहाँ क्या था, के बी इंटू एम था, यहाँ क्या था, के एफ इंटू एम था, यहाँ क्या था, सी आर टी था। यानी कि जब आपका वानठाप गुणांक आपने नहीं लिया था तो किसी में नहीं था, अब वानठाप गुणांक लेना है तो सब में आपको वानठाप गुणांक मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स। डेल्टा टी भी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। और यहाँ पर पाई यानी कि प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होंगे बेसिकली पहले से ही, बस इनमें क्या करना है, वन हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं, कौन क्या है, आई क्या है, वन हाफ फैक्टर है, ये क्या है, मोलर है, एम मोलैलिटी है, मोललता है, एम क्या है, मोललता है, के बी और के एफ क्या है, क्वथनांक और हिमांक स्थिरांक, ये क्या है, क्वथनांक, सी क्या है, सांद्रता है, आर क्या है, गैस नीतांक, टी क्या है, तापमान है। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। आपको याद रखना है कि जब भी एबनॉर्मल मास की बात हो रही हो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, असामान्य अनुषंग गुणधर्मों की बात हो रही हो, तो सभी में, सभी अनुषंग गुणधर्मों के में क्या करते हैं, वन हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर बात? अब आपको दो चीजें और सीखनी है, एक तो संगुणन की मात्रा निकालना और वियोजन की मात्रा निकालना, संगुणन और वियोजन की मात्रा निकालना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, क्या है भैया, ये है अल्फा इज इक्वल टू आई -1 अपॉन में n-1। याद रहेगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई -1 अपॉन में n-1। कोई दिक्कत? फटाफट बताओ। अल्फा का यदि वियोजन हो रहा है तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई -1 अपॉन में n-1। ठीक है, यदि संगुणन हो रहा हो तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई अपॉन में 1 - 1 अपॉन n। क्या हो जाएगा, या सिंपली कहें तो अल्फा बराबर हो जाएगा आई -1 अपॉन में 1 - n और इंटू में n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, जब संगुणन हो रहा हो तो ये वाला, जब वियोजन हो रहा हो तो ये वाला, दोनों फॉर्मूले आई होप आपको याद रहने चाहिए।
यहाँ से हम बना ले रहे हैं एन का भी फॉर्मूला बनाए, आई का फॉर्मूला बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे से आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एल्फा इंटू में एन माइनस वन प्लस में वन। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 फैक्टर आ जाएगा ये। यदि सपोज कभी वियोजन की मात्रा दी हो, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो एल्फा 1 माइनस एन अपॉन में, इसको ऊपर कर ले रहे हैं, एल्फा 1 माइनस एन अपॉन में एन प्लस में 1 बराबर हो जाएगा ये आई, ठीक है। याद रहेगी इतनी बात। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको इस प्रकार से भी याद रखने होंगे, ठीक है। क्योंकि जब अच्छा सवाल बनेगा जेईई मेंस एडवांस में तो आपको ऑब्वियसली एबनॉर्मल से ही बनेगा और वियोजन की मात्रा ही आएगी, ठीक है। क्लियर बात, फटाफट एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, जब हमारा क्या हो, कोई भी कण, कोई भी जो आपने विलेय घोला है वो टूट रहा हो, वियोजित हो रहा हो या संगुणित हो रहा हो, तो ऐसे केस में जो उसका प्रायोगिक जो आपका अणुभार होगा, प्रायोगिक जो मोलर मास आप निकालोगे वो वास्तविक मोलर मास से अलग आएगा। अलग आएगा तो उसको बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, और ऐसे गुणधर्मों को बोलते हैं असामान्य अनुषंग गुणधर्म। और इनको समझने के लिए हम पढ़ते हैं 1/2 फैक्टर। तो 1/2 फैक्टर हमें याद रखना है, आई बराबर क्या होता है, वास्तव में कणों की संख्या बटे में अपेक्षित कणों की संख्या। क्लियर बात रहेगी इतनी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब वियोजन होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो आई एक से ज्यादा आएगा। जब संगुणन होगा, जुड़ेंगे, डाइमर ट्राइमर बनेंगे, तो कणों की संख्या घटेगी तो आई एक से कम आएगा। और यदि आयनन या वियोजन नहीं हो रहा है, आयनन या संयोजन नहीं हो रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आई एक के बराबर ही आएगा, ठीक है। हमें समीकरण सब संशोधित करेंगे। पिछले जो चारों समीकरण हमने पढ़े उनमें क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके सभी समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पढ़ी। तो अल्फा बराबर क्या था, आई माइनस वन अपॉन में एन माइनस वन, ठीक। डिसोसिएशन के लिए क्या था, ऐसे अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। और आई बराबर यहां से कितना आ गया था, एल्फा एन माइनस वन प्लस वन। आई बराबर कितना आ गया, एल्फा एन माइनस वन प्लस वन। क्लियर बात, इतनी बात हो गई आपकी, ठीक। तो अब आपको इसके लिए पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होती है। अल्फा बराबर आई माइनस वन इंटू में एन अपॉन में वन माइनस एन। अल्फा बराबर क्या होगा, आई माइनस वन इंटू में एन अपॉन में वन माइनस एन, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, एन है नंबर ऑफ आयंस, याद रखना एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ डाइमर्स ट्राइमर्स, जितने मॉलिक्यूल्स एक में जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं वो आपका सब है, ठीक। तो यहाँ से आई बराबर क्या निकल आएगा, आई बराबर निकल आएगा एल्फा वन माइनस एन अपॉन में एन प्लस में वन, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल बेहतरीन सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, मजेदार सवाल, ध्यान से पढ़ना और चीजें नोट करते जाना है, ठीक है। तो कह रहा 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले हमने लिख लिया विलेय का द्रव्यमान, क्या लिख लिया, विलेय का द्रव्यमान, लिखते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। W बराबर कितना आ गया, 2 ग्राम, ठीक है। अणुभार कितना होता है, अणुभार निकाल लेंगे इसका, अणुभार M कितना आएगा, ठीक है। फटाफट बताओ भाई कितना होता है बेंजोइक अम्ल का अणुभार, 122 निकाल लेते हैं, 12 6 और 7 है तो 84 हो जाएगा, ये 5 और 6 तो 90 और 32 तो हो जाएगा 122, कितना हो जाएगा 122, ठीक है। तो ये आ गया अणुभार 122 आ गया, ठीक है। 25 ग्राम बेंजीन में घोला है तो कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान, विलायक कितना था, कैपिटल W निकाला तो कितना आ गया 25 ग्राम, ठीक है। हिमांक में कितना नमन हुआ, डेल्टा TF बराबर आ गया आपका 1.62 केल्विन। तो बेंजोइक अम्ल में संगुणन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए,
यदि वह डाइमर बनाता है। और के एफ कितना दिया है, के एफ आपका दिया है 4.9 किलो केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अब याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो आपको पता है कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू में के एफ इंटू में क्या आएगा भाई, मोललता आ जाएगी। ठीक, तो अब आपको निकालना है यहाँ से आई। क्या निकालना है, आई। बेसिकली आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। कोई दिक्कत बताओ भाई। तो अब डेल्टा टी एफ कितना हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ हो रहा है 1.62 बराबर में आई आपको निकालना है। डेल्टा के एफ कितना दिया है, तो ये दिया है 4.9। एम निकालेंगे तो कैसे आएगा, मूलतः कैसे आती है, तो भाई आप यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई में। विलेय का कितना है 2, अणुभार कितना है 122, गुणा में कितना करेंगे 1000 बटे में 25, 1000 बटे में 25। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा आपका 1.62 मल्टीप्लाई बाई 122 गुणा में 25 बटे में 4.9 गुणा में 2 गुणा में 1000। इसको हल करना, आप इसको कैलकुलेट करना, तो आई आपको निकालना है। तो आई कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.504। कितना आ जाएगा 0.504। क्लियर बात, इसको आप हल करना। ठीक है, अब मुझे पता है, मैं हल कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सभी सवाल लगा चुके हैं कई बार, तो वो कैलकुलेशन याद हो जाती हैं और समझ में आने लगता है। लेकिन आप इसको एकदम एक एक करके पोर्शन कैलकुलेट करना, तो आपकी क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका आई। अब आपको पता है कि आई बराबर आप क्या, एन निकालना है आपको। क्या निकालना, अल्फा निकालना है। क्या निकालना, अल्फा। तो अल्फा बराबर जब भी आपका क्या हो रहा हो, तो क्या आता है एन, ये आपका आता है अल्फा बराबर आई -1 इंटू में एन बटे में 1 माइनस एन, यही तो होता है। तो चलिए, तो ये हो गया आपका अल्फा आपको निकालना है। तो आई का मान कितना है 0.504 माइनस में 1 इंटू में एन क्या बना रहा था, डाइमर बना रहा था, तो 2 आ गया गुणा में बटे में 1 में से 2 चली गई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये घटा देंगे तो 2 गुणा में, ठीक है, माइनस के आएंगे और यहाँ माइनस के आएंगे, तो माइनस माइनस कर देंगे कैंसिल। तो कितने आ जाएंगे 6, 9, 4, 0.694 बटे में 1 और करा देंगे गुणा। क्या करा लेंगे, गुणा। जब हम गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा कराओ फटाफट भाई। 2 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.992। कितना आ जाएगा 0.992। तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0.992। लेकिन आपको याद होगा कि अल्फा नहीं निकालना है, आयनन का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसको किस में निकालना, परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, यदि हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज संगुणन निकालेंगे, तो आपको संगुणन की डिग्री तो मिल गई। तो अल्फा गुणा 100 हो जाएगा, अल्फा गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 99.2% आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई बात। क्या करना है, सबसे पहले हमने निकाला कि 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल दिया था, तो हमने 2 ग्राम लिख लिया। अणुभार निकाल लिया 122 आया। विलायक का द्रव्यमान 25 ग्राम दिया है। डेल्टा टी एफ दिया है 1.62 केल्विन। ठीक है, के एफ दिया है 4.9। तो हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू में एन, और हमने ये वैल्यू सब रख दी। ठीक है, टी एफ की वैल्यू रख दी, के एफ की रख दी, मोललता की वैल्यू रख दी, और हमने आई यहाँ से निकाल लिया। तो जब हमने इस सब को कैलकुलेट किया, इन सब को, तो आपका कितना आया 0.504 आया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया। अल्फा बराबर क्या होता है
संगुणन डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, i-1 इंटू में n अपॉन में 1 माइनस n। और यहाँ से हमने निकाल लिया अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया 0.992 आ गया। और हमें परसेंटेज एसोसिएशन निकालना था, संगुणन की प्रतिशत निकालनी थी, तो अल्फा में 100 का गुणा करा दिया, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 99.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99.2। क्लियर बात? फटाफट बताओ कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, जेईई मेंस में आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 0.6 ml है, तो ये V दे दिया है, और घनत्व कितना दिया है 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, तो भैया पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू डी, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन W बराबर निकाल लेंगे, तो आयतन कितना दिया है 0.6 ml गुणा में 1.06, तो कितना आ जाएगा 0.636 ग्राम आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। क्लियर बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है सिस्टम। कह रहा है कि हिमांक में अवनमन इतना पाया गया, वानठाप गुणांक और अम्ल के वियोजन स्थिरांक को निकालना है। ठीक है, इसका KF नहीं दिया गया है। ठीक, KF देना चाहिए, कोई बात नहीं, KF 1.86 रख लेंगे जो होता है एसिटिक अम्ल के लिए। KF वैसे देगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ KF कितना होगा 1.86, दिया नहीं है, देना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या लगाएंगे, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा I KF इंटू में M। ठीक है, यही आप लगाएंगे। तो आप यदि I को तो ज्यों का त्यों रखेंगे, ये कितना होगा 1.86, और M निकालेंगे तो M कितना आ जाएगा भाई, आपका ये आया 0.636 बटे में इसका अणुभार एसिटिक अम्ल का निकालेंगे तो क्या होता है CH3COOH। कितना हो जाएगा इसका अणुभार, फटाफट बताओ भाई, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 और 32, 56 और 4 60, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से हम जब I बराबर निकालेंगे तो डेल्टा TF कितना 0.0205 बटे में क्या हो जाएगा। ठीक है, और जब हम बटे में रखेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताओ जल्दी से, बटे में क्या आएगा, ये सब आ जाएगा। तो 1.86 मल्टीप्लाई बाई 0.636 इंटू में 60, ये सब आ जाएगा। यहाँ से हम I निकाल लेंगे, तो I आप कैलकुलेट करिए, बताइए कितना आ रहा है। तो I आपका आ जाएगा, I कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.041, कितना आ जाएगा 1.041। तो ये आपका I का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा पूरा। उसका जब आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या होता है I-1 अपॉन में N-1। ठीक है, तो 1.041 -1 अपॉन में 2-1। एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल कैसे ब्रेक होता है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दो आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये अल्फा बराबर आपका आ जाएगा 0.041, कितना आ जाएगा 0.041। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक के बराबर क्या होता है C इंटू में अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। दो पार्टिकल्स हैं तो वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला बनेगा C इंटू में अल्फा स्क्वायर माइनस में अल्फा। आप जब आपने पढ़ा होगा आर्हेनियस का सिद्धांत,
तो वहाँ अम्ल और क्षार पढ़े होंगे, तो वहाँ पे वियोजन स्थिरांक वगैरह निकालना सीखा होगा आपने 11 में। तो हम वैल्यू रख लेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये तो आपका बताओ भाई, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फटाफट बताओ जल्दी से, कितनी आई थी, सी की वैल्यू कितनी आई थी। तो सी क्या होता है, ये आपका ग्राम भार बट आपका द्रव्यमान बटे में अणु भार, ठीक है। तो ये है आपकी सी की वैल्यू, मोलरता यानी कि सी, तो यही आपकी सी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसी को आप क्या कर रहे हैं, रख लीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये आपका बहुत कम होगा वियोजन, तो नीचे वाले को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, तो इसको डायरेक्ट सी अल्फा भी लिख सकते हो, और सी की वैल्यू आ जाएगी 0.636 अपॉन में 60, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0.401, 0.041 कितनी है, 0.041 है। इसका कर देंगे स्क्वायर और इसको कर लेंगे कैलकुलेट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻⁵, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात, ठीक। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दे रहा 25 ग्राम जल में 0.5 ग्राम KCl घोलने पर हिमांक में इतना अवनमन होता है, 0.93 केल्विन अवनमन होता है। KCl के लिए वानठाप गुणांक और वियोजन प्रतिशत निकालें, ठीक है। तो स्मॉल w कितना है, 0.5 ग्राम, m कितना हो जाएगा, m कितना आ जाएगा भाई, तो KCl है तो पोटेशियम का कितना होता है 39, और इसका कितना होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा ये 74.5, ठीक। और आपका कैपिटल W कितना दिया है 25 ग्राम, फार्मूला लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF और M, I निकालना है तो डेल्टा TF अपॉन में KF इंटू M, ठीक है। तो डेल्टा TF बराबर यह 0. कितना दिया 0.93 अपॉन में KF कितना आएगा, KF आएगा 1.86, ठीक है, इंटू में 0.5 इंटू में 1000 अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 74.5 इंटू में 25, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर हो गया 0.93 गुणा में 74.5 गुणा में 25 बटे में 1.86 गुणा में 0.5 गुणा में 1000। इसको कर लेंगे हल, फटाफट हल करो और निकालो कितना आ रहा है, ठीक है। फटाफट हल करके निकालो। तो आई बराबर आपका आ जाएगा 1.86, कितना आ जाएगा, लगभग 1.86 आ जाएगा। क्लियर बात। तो जब आपका आई आ गया तो आपको अल्फा तो निकल ही आएगा, I-1 अपॉन में N-1, I-1 अपॉन में N-1, और क्या है K2SO4 है, सॉरी क्या था, KCl था, क्या था, K2SO4 नहीं है, KCl है। क्या घोला है आपने, KCl घोला है, क्या घोला है भाई, KCl। तो KCl K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा तो N बराबर आ गया 2। I कितना था 1.86 माइनस में 1 बटे में 2 माइनस 1,
तो कितना आ गया 0.86 आ गया, कितना आ गया 0.86। अब वियोजन प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है वियोजन प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज अल्फा परसेंटेज पूछा है, तो कितना हो जाएगा अल्फा गुणा 100, अल्फा कितना दिया 0.86 इंटू में 100 से गुणा करा दिया, कितना आ गया 86% आ गया। सिंपल सा था ये तो। क्लियर बात, समझ में आई इतनी बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने सवाल हैं और हैं? हाँ चलो, तो ये सवाल लगा लेते हैं। कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो T बराबर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। परासरण और कितना 0.1 मोलर, यानी कि ये क्या दे दी C दे दिया सांद्रता, ठीक है। और N कैसे निकलेगा, BaCl2 है, तो B डबल पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव, यानी कि N बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 80% वियोजित होता है, क्या होता है 80% वियोजित होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या निकालनी है भाई, फटाफट से इससे क्या निकालना है, अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया तो आई निकाल लेनी है, क्या निकाल लेनी है आई। अल्फा कितना दिया है 80%, यानी कि 0.80, कितना दिया है 0.80, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, आई निकाल लेंगे। तो आई बराबर पता था आपको क्या था 1 प्लस में क्या आया था n-1 इंटू में अल्फा, यही आया था ना, याद है भाई? नहीं याद फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रखे रहो, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर चीज़ें दिक्कत करने लगेंगी आपको, ठीक है। तो आपने वैल्यू रख दिया n का, तो आपका कैलकुलेट हो गया कितना आ गया 2.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.6 आ गया, आपका आई आ गया। और जब आई आ गया तो फिर तो काम हो ही गया, फिर आपको क्या करना है, बस सवाल लगाना है, बस सवाल लगाना है। पाई बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई कितना आ गया 2.6, सी कितना दिया है 0.1, ठीक है। आर कितना होता है 0.0821 और टी कितना दिया है 300, ठीक है। फिर तो बस सवाल लगाना है, एकदम सिंपल हो गया। सबका क्या करा दो, गुणा करा दो, सबका गुणा करा दो, सबका गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 6.40 ATM आ जाएगा, कितना आ जाएगा लगभग में 6.40 वायुमंडल आ जाएगा। क्लियर बात। सबसे पहले सवाल में क्या करना था, अल्फा से क्या निकालना था, आई निकालना था, क्या निकालना था 1/2 फैक्टर निकालना था। अल्फा बराबर दिया था 80%, तो हमने भाई उसको लिख लिया 0.8, उससे हमने निकाल लिया आई, आई आ गया 2.6। उसके बाद तो बाकी सब कुछ दिया ही हुआ है सवाल लगाने के लिए, ठीक है। अब लास्ट सवाल है ये, है ना। तो ये लास्ट सवाल क्या होता है आपके लिए, होमवर्क। ये क्या होता है होमवर्क। सवाल लगाओ, आंसर कमेंट करो, सवाल लगाओ, आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो इसका उत्तर फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, ठीक। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग NCERT न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर 1 के हैं न्यूमेरिकल NCERT के, उनको कवर कर लेंगे अगली क्लास में, तो आपका चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने जितना मैंने पढ़ाया अभी 7-8 लेक्चर में, ये पूरा आपने पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है और एक एक बात आप समझ रहे हैं, तो आपको चैप्टर 1 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो, गारंटी के साथ सब कुछ आपको बनने लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।